Welcome all. Today our topic is gravitation. Gravitation is not a new term for you. For example, if I am having a body, if I allow it to drop, it falls down. It falls down because of gravity. आपने जैसी बॉडी को छोड़ा नीचे गिर गई वो because of gravity. तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वो कहती है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है. Every body in this universe attract the other body with a force equal to product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्थ ही अट्रैक्ट कर रही है हर बॉडी को. जैसे तुम हो, मैं हूं, हम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही बोला गया. पर क्योंकि वो फोर्स बहुत कम निकल के आता है इसलिए ज्यादा पता नहीं चलता. नहीं तो आपकी नोटबुक आपके पेन को अट्रैक्ट कर रही है. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही बोला गया, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर बॉडी विद अ फोर्स which is equal to product of their masses and square of distance between them. तो जैसे आपको दिख रहा है यहां पर स्क्रीन के ऊपर, every body in this universe attract the other body with the force which is directly proportional to the product of their masses m1 into m2. यहां पर m2 आएगा. दो बॉडीज हैं जिनके मास m1 और m2 है. तो फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू m1 into m2. मींस अगर दो बॉडी के मासेस ज्यादा हैं तो फोर्स भी ज्यादा है. द सेम अर्थ मास इज मच मोर देन द ऑर्डिनरी अदर मासेस. लाइक टू स्टूडेंट हैं, वंश एंड लक्ष्य. दोनों का मास है 50-50 kg. तो उनका आपस में अट्रैक्शन नहीं पता चलेगा. बट वंश एंड द अर्थ, वहां पर अट्रैक्शन पता चलेगा क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है. F is proportional to m1 into m2. m2 here. And inversely proportional to the square of distance between them. अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होता जाएगा. तो F is proportional to, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया आपने तो m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया. और फिर अगर आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो क्या आ गया? कैपिटल G आ गया. व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. द वर्ड यूनिवर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. यूनिवर्सल मतलब इसकी वैल्यू सेम है हर जगह पे. अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, अगर आपने उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है अर्थ के ऊपर या मून के ऊपर या वाटर के अंदर, सब जगह सेम है. क्योंकि कैपिटल G इज व्हाट? इट्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट्स वैल्यू सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. यूनिवर्सल का मतलब यही सेम है. और इसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल G की? 6.67 10⁻⁻11 दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G? ये याद करना पड़ेगा. तो अभी तक हमने क्या कहा? F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. इतनी सी बात हुई है सिर्फ. F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यही बात हुई है और कुछ भी इसमें यहां पर कुछ भी स्पेशल नहीं है. दिस m1 एंड m2 क्या है? मासेस ऑफ द बॉडीज. r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम. और g क्या है? उसकी वैल्यू दी हुई है. और अगर हमें एग्जाम में आ जाए डेफिनेशन ऑफ g निकालिए, तो उसके लिए F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अगर m1 एंड m2 1 है, r भी 1 है, तो F कितना हो गया? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. m1 1 m2 1 r 1. तो F कितना आ गया?
जी आ गया। तो यहां से आपकी डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल आई। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। कैपिटल जी कितना है, एफ के इक्वल है। कब? जब m1 और m2 1 होगा और r भी 1 होगा। कैपिटल जी इज इक्वल टू कैपिटल एफ व्हेन m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू यूनिट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो यूनिट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच अदर एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। तो इतनी सी बात हुई है, कुछ क्लियर ही है मुझे लगता है तो सब कुछ। देन if you want to find the dimension of g, very simple, g f is equal to g m1 m2 upon r square. So what is g? f r square upon m1 m2. The dimension of force क्या है? हाँ मालूम है सबको, ml t minus 2. Dimension of r is distance, l square. Dimension of mass, m m. सॉल्व किया जब आपने इसको, आपके पास ये m और ये m तो कट ही गए। देन ये m ऊपर चला गया, m रेस्ट पर -1 आ गया, ऊपर जाके -1 आ गया, l रेस्ट पर 1, l रेस्ट पर 2, 1 + 2 3 हो गए, एंड t -2 आ गया। तो डायमेंशन ऑफ g कितना हो गया? m -1 l3 t -2। वेरी सिंपल। नाउ व्हाई दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम कर चुके हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मैं पहले ही बता चुका हूं, इफ यू वांट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन एयर और in water or at moon, it is always same. It is independent of medium separating them. It is independent of presence of other bodies. इसका क्या मीनिंग है? ये दो बॉडीज हैं, सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं, इनका आपको अट्रैक्शन निकालना है। तो ये कितना है? ये है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लो एक थर्ड बॉडी और पड़ी हुई है यहां पर, अब m3, तो भी इनका फोर्स उतना ही रहेगा। थर्ड बॉडी फोर्स बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। देन इट्स कंजर्वेटिव फोर्स, देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। से द बॉडी शेप इज स्फेरिकल और सम अदर शेप, इट इज उस पर डिपेंड नहीं कर रही, आपको तो सिर्फ उनके सेंटर टू सेंटर फाइंड कर लेना है। ये अब इसका रेडियस r है या कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं है, आपने सेंटर टू सेंटर फोर्स फाइंड कर लेना है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और force due to gravitation is always attractive. Like electrostatic have some repulsive force, but यहाँ पर सिर्फ attraction है। It form action and reaction pair. It obey third law of nature. Third law। छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये पॉइंट हमने पढ़ा है, इट इज एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यस, ये बॉडी जिसका मास m1 है, ये m2 है, so it is attraction, it will feel attracted toward m2, तो इसको हमने लिख दिया F12, and this m2 will also feel of attraction, it's F21। F12 means force on 1 because of 2, F21 means force on 2 because of 1, both are towards each other,
both are towards each other. So that is why it is written, it form action reaction pair and it obey Newton third law. थर्ड लॉ यह है ये कि दोनों इक्वल होंगे. F12 is equal to F21, but the direction is opposite. And the next, as G is very small, so F is very small. क्योंकि G की वैल्यू है -11, 6.67 10 से -11, तो G की वैल्यू क्योंकि कम है, इस करके टोटल वैल्यू बहुत कम आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, दो स्टूडेंट हैं जिनके मास हैं से 50-50 kg. और दोनों ही हमारे पास 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा फोर्स Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर. G कितना है 6.67 -11, m1 कितना है 50, m2 कितना है 50 अपॉन आर स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर. अब कितना फोर्स निकला उनका आपस में, 50 इंटू 50 2500 इंटू से, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 7 ले लिया, 175 so -11 mean it is only 1.75 10⁻⁷. बहुत कम हो गया फोर्स इनका आपस में, वेरी लेस, वेरी वेरी लेस. तो वही इसीलिए लिख दिया वहां पर कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज सो स्मॉल, so that is why the value of F is small. Yes. Okay. Further, what are the evidence कि ये ऐसा है, इसका एविडेंस क्या है. मैं वाकई ग्रेविटेशन है, वाकई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, इसका एविडेंस क्या है. क्या पता ना ही हो, सिर्फ ये एक इल्यूजन ही हो. तो नो, ये इल्यूजन नहीं है. उसका क्या रीजन है वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और मून. अगर हमारे पास सन है तो अर्थ इज मूविंग अराउंड सन. तो सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है. क्यों? अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड सन, F is equal to G m1 m2 upon r square. This attraction is m1 is mass of sun, m2 is mass of earth. This is providing the necessary centripetal force. It is providing the necessary centripetal force. तभी ये इसके अराउंड घूम पा रही है अर्थ, क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. अगर आप इसको एक और एग्जांपल में ले लो, ये एक स्टोन है और आप इसको घुमा रहे हो, तो इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है.
तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घुमा रहा है। अगर ये फोर्स ना लगे तो कभी बॉडी घूम ही ना पाए। तो रोटेशन ऑफ अर्थ सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और मून, मून मूव अराउंड अर्थ, अर्थ मूव अराउंड सन, ये एविडेंस है कि हाँ ऐसा है। देन प्रेडिक्शन अबाउट सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, पहले ही पता चल जाता है कि यार यहाँ पर सोलर एक्लिप्स होगा, ल्यूनर एक्लिप्स होगा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमें मालूम है कि इस टाइम पे मून कहाँ होने वाला है, इस टाइम पे अर्थ कहाँ होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग सोलर और लूनर लूनर एक्लिप्स सकते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन ओशन, सी का वाटर कभी राइज कर जाता है और कभी फॉल हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन इज, जब मून अर्थ के पास में है तो वाटर राइज कर गया, दिस इज वाटर हियर, ना मून इज क्लोज, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वाटर राइज कर गया। देन मून इज अवे, व्हेन मून इज अवे फ्रॉम अर्थ तो वाटर फॉल हो गया क्योंकि अट्रैक्शन कम है। तो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन ओशन, नहीं तो अगर अट्रैक्शन ही ना होती तो लेवल ऑफ सी हमेशा सेम ही रहता। तो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन ओशन, इट आल्सो सेज कि यस इट इज देयर। एंड प्रेडिक्शन अबाउट ऑर्बिट एंड टाइम ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये इस चैप्टर के एंड में आप पढ़ोगे भी कि कैसे हम ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, ये सारे के सारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है। तो उससे एकदम कैलकुलेशन ठीक आ रही है, तो इसका मतलब कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स है ही है। तो दीज आर द एविडेंस। पहला क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और मून, नहीं तो अर्थ सन से कोई रोप थोड़ी किसी ने बांध रखी है यहाँ पर कोई, कैसे घूम पा रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। प्रेडिक्शन अबाउट सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, पहले ही पता चल जाता है कि आने वाला है, वाटर लेवल राइज हो रहा है, ये सब एविडेंस है कि यस इट इज देयर। यस, अब एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, बहुत ही एकदम वंडरफुल नोट्स आपके लिए बनाए हैं, एंड आई होप कि आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। अ यूनिफॉर्म सॉलिड copper sphere of radius r each are placed in contact, force F between them, ये ऑप्शन है हमारे पास। A uniform solid copper spheres of radius r each are placed in contact। अब देखो आप जरा, ये स्फीयर हैं जो आपस में टच कर रहे हैं, इनका रेडियस कितना है? आर है। अब इनमें कितना फोर्स होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब एम कितना है? एम होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास कितना होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना है? क्या होता है सफियर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी क्या होती है? वो होती है रो। तो लिख दिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो इट्स व्हाट जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया ना, हो गया ये। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर फोर्स बिटवीन देम निकालना था, प्रोपोर्शनल टू क्या है। मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक्चुअल में तो यहाँ पर 2r आना चाहिए, बट उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस आपस में इनके बीच में 2r है, तो यहाँ पर 2r आएगा, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। हमें तो सिर्फ r से मतलब था ना। फिर चेक करते हैं क्या फोर्स है। जी एम, एम अपॉन आर स्क्र। एम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी।
आर कितना है, डिस्टेंस कितना है आपस में, 2r है। 2r का स्केयर कितना हो गया, 4r स्केयर हो गया। अब आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ गया, ऊपर ऊपर आ गया, सिर्फ r लिख रहा हूं मैं अब। ऊपर आ गया r इज पर 6, नीचे कितना आ गया, r इज पर 2। तो कितना आया, r6 minus 2 4। So it means f is proportional to r raised per 4। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में और जेई में आते हैं, और आपके फाइनल एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं। A uniform solid copper sphere of radius r each are placed। तो ऐसे पड़े हुए हैं, डिस्टेंस कितना है, 2r। फोर्स कितना हो गया, g mm/r²। m क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। बस आगे सॉल्व किया हुआ कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो आएगा ही समझ। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमें वेक्टर फॉर्म देनी है इसकी। पहले आप समझ लो क्या इस टर्म का मीनिंग क्या है। एफ, these are the two bodies of mass m1 and m2 placed at a distance r। r12 1 से 2 तक ये यूनिट वेक्टर है, r12 a से b। r21 इज यूनिट वेक्टर b से a। f12 is gravitational force exerted on a due to b। f21 is gravitational force exerted on b due to a। f12 is force on 1 due to 2। f21 is force on 2 due to 1। then अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स, अब फोर्स ऑन, अब 1 निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 निकाल रहे हैं। इट्स 1 के ऊपर किधर लगेगा फोर्स, बिकॉज ऑफ 2। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इसी साइड लगेगा ना, रेड से कर देते हैं ये। तो हमने लिखा इसको f12 इज माइनस g m1m2/r² इंटू r21। अब अगर आप इस माइनस साइन को और r21 को इकट्ठा कर दो तो यहां पर क्या आ जाएगा, r12 आ जाएगा ना। मैं आपको एकदम बड़े सिंपल वे से करके दिखाता हूँ ये कि कैसे क्या क्या मीनिंग है इसका। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। अब क्या है, आपको निकालना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट किसमें निकालना है आपको, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, राइट। तो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, इट्स व्हाट, g m1 m2 अपॉन r²। पर ये तो स्केलर है, अभी वेक्टर फॉर्म तो लिखा ही नहीं आपने, तो हो जाएगा ये वेक्टर फॉर्म में f12, ये मैंने वेक्टर का निशान लगा दिया, g m1 m2 अपॉन r²। डायरेक्शन क्या है इसकी, 1 से 2 है, तो यहां मैंने इसको r12 लगा दिया। देन फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहां पर माइनस लगा दिया। तो क्योंकि मैंने माइनस लगाया है तो मुझे इसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर ये माइनस साइन लगाने की क्या जरूरत थी, यहां तक समझ आ गया था माइनस साइन क्यों लगाया। माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये बता रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। माइनस साइन इंडिकेट इट्स अट्रैक्टिव फोर्स, नहीं तो रिपल्सिव भी हो सकता है ना। इन फिजिक्स
जहां पर भी अट्रैक्शन होएगी हमें माइनस वन साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइनस साइन अपने आप से पुट किया है, इसलिए डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। तो व्हाट इज F12 माइनस G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप, यही है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। जो अभी आपने किया है ये वही है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम F21 निकालेंगे तो पहले हो गया G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर वेक्टर फॉर्म में लिखा आपने F21 इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और 2 से 1 जा रहे हैं ना, तो R21 लिख दिया यहां पर आपने, डायरेक्शन आ गई R21। अब माइनस साइन साथ लगा रहे हैं, पर लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस साइन ही इंडिकेट कर रही है कि ये आपकी अट्रैक्टिव नेचर है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि F21 और F12 आपस में अपोजिट हैं, जो आपने पहले पढ़ा था। देखो कंपेयर करो जरा इन दोनों को, अब आप कंपेयर करो, सब कुछ सेम ही तो है। G m1 m2 R2 माइनस माइनस, फर्क क्या है सिर्फ इसका, ये R12 है और ये R21 है, और R12 और R21 क्या है, आपस में अपोजिट है। तो इट इज वेरी क्लियर दैट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पार्ट ही प्रूव हो गया। अब यहाँ पर भी एक बार नोट्स लिख लेते हैं फटाफट। सेम यहाँ पर इन्होंने माइनस साइन पहले लगा दिया, माइनस साइन इंडिकेट सेम है, कुछ भी नहीं है, आप नोट से यही करते हो। यस, अब हमारे पास बॉडी जो है ना, अब ओरिजिन पे नहीं पड़ी हुई, बॉडी कहाँ पड़ी हुई है, एक बॉडी पड़ी हुई है ए पे और एक बॉडी पड़ी है बी पे। थोड़ा सा ध्यान से और देखना पड़ेगा, यू हैव टू फोकस इट फर्दर। बॉडी ए पे बी पे, इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर क्या है R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2। यस, अगर मैं इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए बी, ये मैंने ए लिखा है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो कितना हो जाएगा ए बी वेक्टर मेरे पास, वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो कितना हो गया ए बी वेक्टर, वो मेरे पास हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यस, तो ये तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। फिर देखते हैं जरा दोबारा इसको देखते हैं। हमें मालूम ही है कि व्हाट इज F21, इट्स माइनस G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R12, ये ऊपर से हमारे पास नॉलेज आई हुई है। फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन इज माइनस G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप, ये ऊपर से नॉलेज चल रही है। अगर हमें, मैं इसको थोड़ा सा इस मेथड करके दिखा रहा हूं आपको मैं।
ये सब कुछ कहां से आया है वो बता रहा हूं आपको मैं। आई थिंक कि ये पार्ट हमें क्लियर है। अब हमने फोर्स निकालना है फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। वो कितना हो जाएगा? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्र। पर हमें तो वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो इसलिए साथ में आपने क्या क्या दिया, ए बी कैप लगा दिया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ए से बी की है। ये ए बी कैप इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ए से बी है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, मैं इसके लिए येलो यूज कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसको ए बी से मल्टीप्लाई किया और इसको ए बी से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया आपके पास ऊपर, मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये बन जाता है वेक्टर। तो क्या हो गया, जी M1 M2 अपॉन इंटू ए बी वैक्टर अपॉन आर क्या है, आर भी तो ए बी है, ये भी ए बी है, ए बी स्क्वायर ये ए बी। तो क्या बन गया, ये ए बी क्यूब बन गया। तो कितना आ गया, जी M1 M2 ए बी वैक्टर अपॉन ए बी क्यूब। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। देन जी M1 M2 व्हाट इज ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर की वैल्यू पुट कर दो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहां पर क्यूब आएगा, नीचे इसकी वैल्यू पुट करो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब। तो ये आपके पास आ गया फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ, F12 क्या है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मुझे डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी, तो मैंने यहाँ पर ए बी कैप लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ए बी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आर भी ए बी है, ए से बी, तो ये ए बी स्क्वायर है, ये ए बी है, तो ये बन गया ए बी क्यूब। ऊपर ए बी वैक्टर, ए बी मॉडुलस इंटू ए बी कैप, ये बन गया ए बी वैक्टर। तो फिर हमने यहां पर एक बात याद रखो, ये ऊपर ए बी वेक्टर पड़ा हुआ है, नीचे मॉडुलस पड़ा हुआ है, ये आपस में कट नहीं सकते। ऊपर डायरेक्शन भी साथ है, नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे एक है 3 मीटर नॉर्थ और एक है 3 मीटर, आपस में कट नहीं सकते वो। तो हमने ए बी वेक्टर की वैल्यू पुट की, आपने ट्रायंगल से निकाली थी, और ए बी क्यूब की वैल्यू पुट कर दी। तो यही है आपका F12। और अगर आपको माइनस साइन भी लगाना है तो लगा दो, जैसे ही माइनस साइन आपने लगाया तो आपके पास यहां पर कितना आ गया, ऊपर उल्टाना पड़ेगा आपको, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R2 मोड माइनस R1 मोड। नीचे R2 माइनस R1 हो या R1 माइनस R2 हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मॉडुलस ही है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है हमेशा। यस, तो इतना हमारे पास F12 है। तो जब आप अपनी नोट्स बनाओगे तो वीडियो देख के यहीं से ऐसे ही कर देना। मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूँ, आप now the position now mass m1 is placed at position vector r1, mass m2 is placed at position vector r2. We have to find force on a because of b and force on b because of a. So first of all we apply triangle law। सबसे पहले आपने ट्रायंगल लगा दिया ओ ए बी के ऊपर, ऑन दिस ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास
ये r1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये ab की है, और ये r2 डायरेक्शन है। तो आपने कहा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन एंड द थर्ड वेक्टर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जो थर्ड वेक्टर होगा वही रिजल्टेंट होगा, OA वेक्टर प्लस AB इज इक्वल टू OB। बट हमें तो AB वेक्टर से मतलब था, तो AB हो गया OB माइनस OA। व्हाट इज OB? इट्स R2। व्हाट इज OA? इट्स R1। देन F12 is what? G M1 M2 upon R square. What is R? R is AB only. याद रखो R क्या है, वो AB ही है, अलग नहीं है उससे कुछ भी, सेम। तो आपने डायरेक्शन के लिए AB कैप लगा दिया, फिर AB मोड से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो नीचे AB स्क्वायर इंटू AB कितना हो गया? AB क्यूब हो गया। ऊपर AB यूनिट वेक्टर इंटू AB कितना हो गया? AB वेक्टर हो गया। तो कितना आ गया? G M1 M2 अपॉन AB वेक्टर अपॉन AB क्यूब। व्हाट इज AB वेक्टर? इट्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। व्हाट इज AB क्यूब? इट्स R2 माइनस R1 होल मोड द क्यूब। अब डायरेक्शन, क्योंकि हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव नेचर में है, इसलिए आपने माइनस साइन लगाकर ऊपर R2 की जगह पे R1 कर दिया और इसको R2 कर दिया। दिस इज देयर। आई होप इट्स क्लियर। यस, यस। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी मासेस पड़े हों कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस जगह पे आपको फोर्स निकालना है सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो बस। मीन्स जैसे आपके पास यहाँ पर M1 M2 M3 पड़ा हुआ है और आपको M0 के ऊपर फोर्स निकालना है, तो एक फोर्स लगेगा इधर, ये हो जाएगा F01। दूसरा लगेगा इस साइड पे F02। तीसरा F0n। तो सिंपल इनको ऐड नहीं कर सकते, लास्ट में आपको इनका वेक्टर अलजबरा की हेल्प से रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सिंपल ये नहीं कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आंसर 2 प्लस 3 प्लस 4 आ गया। नो, आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और वही इस चैप्टर को डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स जो है वो तो वेक्टर है, तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखते हैं क्या लिखता है। द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स F acting on a particle due to number of point masses is equal to, देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, वेक्टर सम। वेक्टर सम ऑफ फोर्स exerted by individual masses on the given particle। द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स F, इसके ऊपर कितना रिजल्टेंट निकलेगा? इन तीनों या जितने भी फोर्सेस हैं उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब व्हाट इज F01? इट्स माइनस G M0 M1 अपॉन R स्क्वायर इंटू R1 नॉट कैप, ये आपने पहले पढ़ा है अभी। द सेम F02 कितना हो जाएगा? माइनस G M0 M2, यहाँ पर R2 नॉट कैप आ जाएगा अपॉन R स्क्वायर, लाइक दिस। देखो जरा, F01, इट्स व्हाट? माइनस G M0 M1 R1 नॉट कैप अपॉन R01 स्क्वायर। ये मतलब किया है R0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस। देन प्लस F02 इज व्हाट? माइनस G M0 M2 अपॉन R02 स्क्वायर R2 नॉट कैप। F03 माइनस G M0 M3 R03 स्क्वायर R3 नॉट। ऐसे ही सबके मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है और कुछ भी नहीं किया, जो पीछे आपने किया है वहीं से आपने वैल्यू पुट की है, सारी वैल्यू पुट की हुई है F0n। फिर हमने क्या किया
ये माइनस साइन को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये R1 नॉट क्या बन जाएगा, R0 1 बन जाएगा, R2 नॉट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देन दिस सारी डायरेक्शन अपोजिट होगी क्योंकि माइनस साइन आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास। और फिर आपने G M0 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, M1 R01 कैप R01 स्क्वायर, M2 R02 कैप R02 स्क्वायर, लाइक दैट। जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो और भी क्लैरिटी आएगी। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वंस अगेन एट लीस्ट, कम से कम एक बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर एकदम क्लैरिटी आएगी। पहली पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। इसकी मेन एप्लीकेशन आएगी न्यूमेरिकल के अंदर। देखिए जरा, calculate the resultant gravitational force act on mass m0 placed at centroid of equilibrium triangle। अब जो मास कहां पड़ा हुआ है, सेंट्रॉइड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर आप इस डिस्टेंस को r ले लो, सारे मासिस इक्वल हैं, तो सबसे पहले हमने कहा GA GB GC इक्वल टू R। अब जो फोर्स है वो कितना होगा, ये m0 है, G m0 m अपॉन R स्क्वायर, सारे फोर्स बराबर हो गए ना, FGA FGB FGC फोर्स हुए बराबर, बट डायरेक्शन चेंज है। FGA FGB FGC all three forces are equal but direction is opposite। so आपको क्या निकालना था, resultant gravitational force act on mass m0 placed at centroid of equilibrium triangle। तो when अब तीन फोर्सेस लग रहे हैं और आपस में एंगल कितना है 120 डिग्री, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, 0 आएगा। अगर से किसी क्वेश्चन में फोर फोर्सेस लगे और एंगल हो आपस में 90 डिग्री, तो कितना आंसर आएगा, अभी 0 आएगा। देखो, थ्री फोर्सेस थीटा कितना हो आपस में 360/3। आई एम टेलिंग यू अगेन, एक बार फिर दोबारा बताता हूं इसको मैं। इट्स 0 रिजल्टेंट कब होगा वो देख रहे हैं हम। इसको आप जरूर नोट कर लेना। थ्री फोर्सेस थीटा हो 360/3, फोर फोर्सेस थीटा हो 360/4, सिक्स फोर्सेस थीटा हो 360/6, n फोर्सेस थीटा हो 360/n। तो रिजल्टेंट आ जाएगा 0। आपके वाले क्वेश्चन में क्या था, ये थ्री फोर्सेस थे, तो थीटा कितना था 120 डिग्री, क्योंकि तीनों फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं, तो इसलिए आपका रिजल्टेंट 0 आ गया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या कुछ हमने किया है। काफी कुछ अच्छा अच्छा कर लिया आपने आज। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या कहता है, G m1 m2/r² कहता है। द वैल्यू ऑफ G कितनी है, वो सेम है थ्रू आउट यूनिवर्स, और बहुत थोड़ी वैल्यू है 6.67 10⁻11। और अगर आपने G की डेफिनेशन निकालनी हो, अगर m1 और m2 1 है, r भी 1 है, तो G और F इक्वल हो जाएंगे। मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स। कब, when the both the bodies having mass 1 and the distance is also 1। और अगर आपको डायमेंशन निकालनी हो G की, F(r²/m1 m2), F की डायमेंशन पुट की, R की पुट की, तो आपके पास डायमेंशन आ गई।
इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, किस मीडियम में रखा हुआ है, कंजर्वेटिव नेचर है, मीन्स इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस ओनली, सिर्फ अट्रैक्टिव है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल तो फोर्स इज स्मॉल। एविडेंस क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, प्रेडिक्शन अबाउट सोलर एंड लूनर इक्लिप्स है, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स है, प्रेडिक्शन अबाउट ऑर्बिट एंड सैटेलाइट के लिए सब कुछ है, टाइम पीरियड वगैरह निकालने के लिए। अगर आपने दो बॉडीज के बीच में फोर्स निकालना है जिनका रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन, यहाँ पर 2r आएगा, 2r स्क्वायर। m क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पर जब स्क्वायर किया तो r की पावर कितनी होगी, 6। ये r की पावर 2 है, ऊपर चला गया, r की पावर 4 आ गया, बट r इस पर 4 आंसर आ गया। वेक्टर फॉर्म मैंने बहुत अच्छे से अलग से एक्सप्लेन किए थे, आप उसको दोबारा से देखना। तो माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r21, और अगर माइनस साइन नहीं लगा हुआ तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r12 कैप आ जाएगा। माइनस साइन इंडिकेट इट्स अट्रैक्शन, ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया। देन सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जितने भी फोर्सेस आ रही हैं उन सबका आपको वेक्टर सम निकालना है। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम बहुत सारे वेक्टर सम वाले निकालेंगे, इसको नोट करना पड़ेगा, मैं नोट किया आपको। और यहाँ पर लास्ट में हमने कहा कि अगर इक्वल फोर्सेस लग रही हैं एट एन एंगल 360 अपॉन नंबर ऑफ फोर्सेस, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। दिस पार्ट वाज डिस्कस्ड। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर। थोड़ा सा इंटेंस है लेक्चर मुझे मालूम है, बट इट इज वैल्यूएबल, आपको मार्क्स दिलवाएगा। ओके।